हेलो एवरीवन, मैं अरुण कुमार गुप्ता आप लोग के लिए मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड का यूनिट नंबर 1 में आज का ये जो टॉपिक है वो आपका है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। ठीक है, तो चलिए यूनिट नंबर 1 में अभी तक हमने जितने भी चीज देखे हैं उससे आगे ये कंटिन्यू आपका। ठीक है, कि जैसे इससे पहले भी हमने देखे आपका सिंपल स्ट्रेस मतलब टाइप्स ऑफ स्ट्रेसेस के बारे में पढ़े और भी बहुत सारे चीज पढ़े, आप स्ट्रेन के बारे में पढ़े, फिर इलास्टिक कांस्टेंट के बारे में पढ़े। तो अभी तक हमने अभी अपना जो भी सिलेबस है थर्ड सेमेस्टर का एसवीटी के अकॉर्डिंग जो भी सिलेबस है उसको कवर कर रहे हैं। तो अभी उसमें अभी तक आपने देख लिया। ठीक है, उसके आगे भी हमने अब देख रहे हैं हम लोग स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। आज का ये जो लेक्चर है बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा, अच्छे से समझिए। ठीक है, एक एक पॉइंट आपका यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्चुअल चीज आती है, जैसे कि ये स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व इससे पहले भी हम लोग सुने हैं, नाम तो सुने होंगे, सेकंड सेमेस्टर में नाम तो सुन लिए होंगे, किसी ने पढ़ा भी होगा। ठीक है, अगर नहीं पढ़े हो तो यहाँ पे हम लोग अभी पढ़ेंगे। तो चलिए बात करते हैं स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व की। क्या स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व होता क्या है? तो बेसिकली स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व नाम से ही आपको लग रहा है ना कि ये एक प्रकार का कर्व है। तो ये कर्व बनता कैसे है, सबसे इंपॉर्टेंट वाली बात है कि ये बनता कर्व, इससे हमें क्या फायदा होता है। ठीक है, तो बेसिकली जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व होता है वो आपका टेंसाइल टेस्टिंग से बनता है। ठीक है, देखिए टेंसाइल टेस्टिंग से भी बनता है, कंप्रेसिव टेस्टिंग से भी बनता है। और एक प्रकार का ये एक्सपेरिमेंट करते हैं मशीन के थ्रू। यूटीएम मशीन हमने आपको स्टार्टिंग में बहुत पहले बताया था। ठीक है, कि आपका यूटीएम मशीन होता है, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन, उसके थ्रू हम लोग किसी भी मटेरियल की स्ट्रेंथ को टेस्टिंग करते हैं। स्ट्रेंथ मतलब उसकी क्या ताकत है, वो कब टूट जाएगा, कब वो मतलब फेल हो जाएगा, जब उसको हम लोग दबाएं या फिर मान लें इलॉन्गेट करें तो वो कब तक बियर कर सकता है। तो उसकी ताकत को हम लोग कैलकुलेट करते हैं या फिर बोल सकते हैं टेस्ट करते हैं। तो हमें एक प्रकार के कर्व बना कर देता है, वही कर्व को हम लोग बोलते हैं स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन, कितना लोड लगाएंगे तो उसमें क्या क्या इलोंगेशन आएगी, मतलब अगर स्ट्रेस बढ़ाते जाओ तो स्ट्रेन की क्या वैल्यू होगी, ये हमें प्लॉट करके बताता है। ठीक है, हम लोग कोई इंसान डायरेक्ट इसको प्लॉट नहीं करता, ये आपका एक्सपेरिमेंटल या फिर बोल सकते हैं कि हर एक मटेरियल की अपनी अपनी आपका स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व होता है। तो जनरली हम लोग का जो सिलेबस में ये पढ़ना है कि आपका स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व आपका ब्रिटल मटेरियल के लिए और डक्टाइल मटेरियल के लिए पढ़ना है। तो एक एक करके हम लोग अभी देखते हैं कि हमारा ब्रिटल मटेरियल क्या होता है और उसका कैसा बनता है स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम, और आपका डक्टाइल मटेरियल होता है तो वो कैसा बनता है। उससे पहले हम लोग कुछ बेसिक चीज जानेंगे कि इसमें हमें पढ़ना क्या, मतलब इससे हमें क्या फायदा है, आखिर क्यों पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, तो चलिए एक एक करके इसमें हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहली आपका यहाँ पे जो लिखा हुआ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, सबसे पहले यही चीज हम लोग को देखना है। अ वेरी यूजफुल स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व क्या है? अ वेरी यूजफुल इंफॉर्मेशन कमिंग फ्रॉम दिस कर्व। इस कर्व से हमें क्या आता है, एक प्रकार का इंफॉर्मेशन आता है। ठीक है, दैट इज बिहेवियर ऑफ, ठीक है, बिहेवियर ऑफ मटेरियल एंड इट्स यूजफुल फॉर इंजीनियरिंग एप्लीकेशन। इसकी बिहेवियर मतलब किसी भी मटेरियल की क्या बिहेवियर है, कैसा गुण है। ठीक है, मतलब वो कितना टेंसाइल में आपका बोल सकते हैं कि वो कब फेल होगा। ठीक है, हम लोग क्यों पढ़ते क्यों है आखिर कि मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड में हम लोग यही जो चीज तो है, मेरा एम क्या, डिजाइन करना। बेसिकली किसी भी चीज का डिजाइन करते हैं, मशीन का डिजाइन करते हैं, तो मशीन डिजाइन करने के लिए हमें तो ये भी तो पता होना चाहिए कि किसी भी मटेरियल की स्ट्रेंथ क्या है, तो उसके लिए ही तो हमें ये चीज की रिक्वायरमेंट हुई। तो ठीक है, तो उसकी बिहेवियर देखते हैं किसी भी मटेरियल के और उसका यूजफुल। अब देखो जितना हार्ड होगा, हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से अगर ज्यादा हार्ड मटेरियल मिलेगा तो उसको अलग जगह यूज करेंगे, कम हार्ड मटेरियल मिलेगा तो उसको अलग जगह यूज करेंगे, या फिर नहीं यूज कर सकते, हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम लोग मटेरियल को चूज करते हैं। यानी कि इंजीनियरिंग एप्लीकेशन में जो भी आपका यूज है उसके हिसाब से हम लोग मटेरियल को क्लासिफाई कर देते हैं या फिर अलग अलग मटेरियल बनाएंगे। इट ऑब्टेन बाय मेकिंग अ टेंसाइल टेस्ट। अब देखो तुमसे एक भी क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ये बनता किसके है? तो ये ऑब्टेन बाय मेकिंग अ टेंसाइल टेस्ट एंड प्लॉटिंग a curve showing the variation of stress with respect to strain। ठीक है, इस पे क्या शो किया जाता है आपका स्ट्रेस विथ रिस्पेक्ट टू स्ट्रेन, यानी कि स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व होता है। ठीक है, आपका जनरली स्ट्रेस आपका वर्टिकल एक्सिस जिसको हम लोग
वाई एक्सिस भी बोलते हैं, ठीक है। और एक्स एक्सिस पे आपका क्या होता है, स्ट्रेन होता है। वो भी हम डायग्राम बनाकर आपको दिखाएंगे। हो सके आप ये पूरा वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो हो सकता है आपका लंबा बन जाए, क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो पूरा कवर करना है। इसमें आपका पूरा कवर कर देंगे स्ट्रेस स्ट्रेन का, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं कि अब ये तो बात समझ में आया कि क्यों पढ़ना है। अब ये पढ़ते हैं या फिर टेस्टिंग होता है, तो टेस्टिंग किस चीज का करते हैं, कौन सा, मतलब कुछ तो उस पे मतलब हमारा बोल सकते हैं कि कुछ तो स्पेसिमेन या फिर कुछ तो उसमें हम लोग सामान को लेते हैं उसी को टेस्ट करते हैं। तो देखो ऐसे नहीं कि सारी चीज को टेस्ट करते हैं, कुछ एक स्टैंडर्ड पैरामीटर होती है या फिर बोल सकते हो कि एक स्टैंडर्ड गेज होते हैं जिसके थ्रू हम लोग किसी भी चीज को मेजर करते हैं, ठीक है। अब जैसे कि देख लो कपड़ा जो मेजर करते हैं, कपड़ा मेजर करते हैं, तो कपड़ा मेजर करने के लिए स्टैंडर्ड स्केल होता है ना, उसके पास एक मतलब बोल सकते हो कि पीतल का एक स्केल होता है कपड़ा दुकान वाले को, तो उससे मेजर करता है 1 मीटर 2 मीटर उससे काट कर देता है। तो उसी प्रकार से यहाँ पे भी अगर टेस्टिंग करना है तो आपको एक प्रकार का सबसे पहले आपको स्टैंडर्ड गेज बनाना पड़ेगा। स्टैंडर्ड गेज कहने का मतलब कि जो भी एक ऐसा और मतलब कि मटेरियल का पीस बनाना पड़ेगा या पीस ऑफ मटेरियल बोल सकते हो कि जिसको हम लोग एक स्टैंडर्ड लेंथ में और उसकी डायमीटर हम लोग रखते हैं, तभी उसको यूटीएम मशीन पे लगाते हैं, ठीक है। आपको एक एलिमिनेशन के द्वारा भी हम यहाँ पे एक शो करवाएंगे आपका वीडियो, ठीक है, वो लास्ट में होगा, आप देख लीजिएगा उसको कि ये कैसे कैसे काम करता है, ठीक है। वहां पे आपको वीडियो के थ्रू भी सारी चीज यूटीएम मशीन में कैसे यूज होता है वहां पे आपको दिख जाएगा। चलिए तो देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक नीचे में आपको लिखा हुआ है स्पेसिमेन ऑफ टेंसाइल टेस्टिंग, यानी कि टेंसाइल टेस्टिंग के लिए हम लोग इस प्रकार से एक स्पेसिमेन लेते हैं। स्पेसिमेन कहने का मतलब वही हुआ कि एक हम लोग मतलब मटेरियल लेते हैं और इसी को हम लोग लगा देते हैं स्पेसिमेन मतलब कि मशीन में। देखिए मशीन जनरली होता क्या है, यूटीएम मशीन, तो देखिए यहाँ पे फिगर दिख रहा है आपको, ठीक है, फिगर दिख रहा है, यही आपका यूटीएम मशीन है। इसमें 2 जॉब होते हैं, एक ऊपर में दिख रहा है कि नीचे में दिख रहा है, बीच में आपका स्पेसिमेन को फंसाया जाता है, ठीक है। थोड़ा सा इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। हम जितना भी कोशिश कर रहे हैं आपको दिखाने का तो आप समझ जाइएगा, और नहीं तो फिर इसको आप और भी अलग तरीके से आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। मतलब क्या, और इसके बारे में आप सर्च वगैरह कर लीजिएगा यूटीएम मशीन क्या होता है, कैसे टेस्टिंग कैसे वर्क करता है, ठीक है। चलिए थोड़ा सा हम आपको यूटीएम मशीन के बारे में ही बता देते हैं कि यूटीएम मशीन में ये काम कैसे करता है। देखिए यूटीएम मशीन में जैसे देखिए अभी आप ऊपर और नीचे 2 होल्डिंग वाला डिवाइस लगा हुआ था, तो यहाँ पे एक होल्ड हो जाता है ये ऊपर में, ठीक है, ये होल्ड कर देते हैं, और एक ये साइड नीचे में होल्ड हो जाता है। ये आपका दोनों साइड से होल्ड हो गया। अब ये दोनों साइड से क्या होता है, हाइड्रोलिक फोर्स के थ्रू इससे हाइड्रोलिक फोर्स इस पे लगता है, ठीक है। हाइड्रोलिक फोर्स के थ्रू इस पे दोनों साइड एक्सटर्नली इसको खींचा जाता है, यानी कि इस पे लोड लगाया जाता है। और यहाँ पे कुछ स्टैंडर्ड वैल्यू दिया हुआ, ठीक है। हम लोग यहाँ पे मार्क करके रखे रहते हैं गेज पे कि भैया आपका इतनी डायमीटर है, ठीक है। स्टैंडर्ड डायमीटर डिनोट दिया जाता है, स्टार्टिंग में हम लोग मेजर करके रख लेते हैं। ये डिनोट कितना होता है, एक स्टैंडर्ड डायमीटर होता है, और इसी डायमीटर के हेल्प से हम लोग यहाँ पे इसका लेंथ भी मार्क कर देते हैं, इसको बोलते हैं गेज लेंथ, ठीक है। यहाँ पे मार्क कर देते हैं हम लोग कुछ मार्कर से, वो अधिक मटेरियल पे। बेसिकली देखो ऐसा ही रॉड होता है, तो रॉड को बीच में हम लोग क्या करते हैं ना, ग्राइंडिंग कर देते हैं। ग्राइंडिंग का मतलब घिस कर, ठीक है, अब रेती वगैरह से घिस कर उसको हम लोग पतला बना देते हैं ताकि टूटे। इसको अल्टीमेटम हमारा क्या होता है, इसको तोड़ना रहता है। ये टूटेगा तभी जाकर हमें पता चलेगा कि ये कब टूटेगा, मतलब कि जहां पे ये टूटा उस जगह तक हम लोग लोड को अप्लाई करते रहेंगे कंटिन्यूअसली, ठीक है। तो इसका कुछ आपका डायमीटर हो जाएगा और कुछ इसका लेंथ है, ठीक है, जिसको जिस लेंथ मतलब हम लोग मार्क करके रखे उसको क्या बोलेंगे, गेज लेंथ बोलेंगे। और जो डायमीटर होगी आपका इस मतलब बोल सकते हैं इस पार्ट का जो डायमीटर होगा उसको हम लोग बोलेंगे स्टैंडर्ड डायमीटर, ठीक है। और इसका एक रिलेशन होता है L0 बराबर 5√d0, ठीक है, यानी कि आपका लेंथ और डायमीटर का ये रिलेशन होता है कि अगर मान लिया जाए कि d0 की वैल्यू मान लेते हैं 10 सेंटीमीटर है, ठीक है, 10 सेंटीमीटर है, तो √10 सेंटीमीटर 5 × √10 सेंटीमीटर L0 होगा, यानी कि L0 की हमारी लेंथ इतनी हम लोग मान कर चलेंगे। तो ठीक है, तो ये चीज है। अब ये होता है जैसे लोड बढ़ेगा तो देखो ये क्या होगा कि इसकी एरिया घटता जाएगा, ये धीरे धीरे घटता जाएगा, घटता घटता ये कुछ इस तरीके से बनता है,
ठीक है, जो हम वीडियो में आपको फिगर दिखाएंगे आपको खुद ही दिखेगा, और इसके आगे का जो भी आपका, ठीक है, इधर का जो भी है वो आप समझ सकते हैं। बार बार ये डायग्राम बनाने का इतना ज्यादा जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये इस तरीके से शेप होता जाता है, ये शेप धीरे 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 कमता जाएगा और अंत में क्या होगा, ये कुछ इस तरीके से टूटेगा, जिसको बोलते हैं कप एंड कोन। समझ में आया? इस तरीके से ये फाइनली जाकर टूट जाएगा। तो अब ये जब टूट जाएगा, क्यों टूट रहा है? क्योंकि दोनों साइड हम लोड लगा रहे हैं, तो लोड लगाएंगे तो ये तो अल्टीमेटम होगा ही नहीं, टूटेगा ही, ठीक है। इस तरीके से ये जाकर अंत में, समझ लीजिएगा। तो ये हमको केवल इस चीज को देखना है, ये इंपॉर्टेंट है हमारा कि ये फॉर्मेशन होते जाती है, ठीक है। तो ये फॉर्मेशन होते जाएगी और ये अंत में जाकर टूट जाएगी। तो हम लोग जिस पॉइंट पे टूटेगी उस लोड को हम लोग मेजर मतलब कि नोट कर लेंगे, या फिर जो ग्राफ में आएगा तो ग्राफ में हम लोग स्केलिंग करेंगे और वहां पे हम लोग चेक कर लेंगे कि कितना उसका स्ट्रेस हुआ जहां पे ये फेल हुआ। यानी कि हम बोल सकते हैं कि मान लीजिए कि 100 मेगापास्कल पे ये वस्तु टूट गया, मान लीजिए ये जो तुम्हारा स्पेसिमेन है ये टूट गया, तो हम लोग बोल सकते हैं कि 100 मेगापास्कल तक ये बियर करेगा। 100 मेगापास्कल से पहले कितना भी लोड लगा लो नहीं, 98 लगा लो, 58 लगा लो, 60 लगा लो, 75 लगा लो, तो ये नहीं टूटेगा। समझना है? तो इस तरीके से हम लोग, इसीलिए इसका यूजफुल बहुत है। अब देखिए इसमें हम डायग्राम बनाकर दिखाते हैं आपको, ये डायग्राम बनता कैसा। ये आपका स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व होता है। स्ट्रेस इसको सिग्मा से डिनोट करते हैं, ये कर्व होता है, और ये आपका स्ट्रेन जिसको आप एप्सिलॉन से डिनोट करते हैं, ये साइड होती है, ठीक है। अब इसमें प्लॉट कैसे कैसे होता है, देखो बेसिकली जितना हम शार्प बनाएंगे इतना शार्प बनता नहीं, उसमें कुछ तिरछा बनता है, लेकिन हम लोग उसको इस तरीके से कुछ एज्यूम करके चले कि ये ठीक है, इस तरीके से बनेगा। ये हो गया O पॉइंट, ये हो गया A पॉइंट, इसको बोलेंगे B पॉइंट, ये आपका C पॉइंट, ये पॉइंट D हो गया, ये आपका E पॉइंट हो गया, और ये आपका F पॉइंट हो गया, ठीक है। आप यहाँ पे भी इसको और आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से कर्व होता है, ये आपका स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व होता है, जो कि ये बोल सकते हैं माइल्ड स्टील का है, ठीक है। माइल्ड स्टील आपका मटेरियल है, ये जो मटेरियल था वो माइल्ड स्टील लिए थे हम स्पेसिमेन में, और ये इस पे क्या हो रहा है, टेंसाइल टेस्टिंग, माइल्ड स्टील टेंसाइल टेस्टिंग, टेंसाइल टेस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है आपको ये चीज बताना कि ये कौन सा टेस्टिंग के थ्रू ये बनता है, नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा। बहुत सारा टेस्टिंग होता है, कंप्रेसिव टेस्टिंग में इसका उल्टा ये थर्ड क्वाड्रेंट में बनता है, कंप्रेसिव टेस्टिंग होता है, और यहाँ पे भी तुम्हारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनता है। ये चीज समझना। एक चीज और यहाँ पे आता है, ये है आपका, ये जो स्ट्रेस हम लोग पढ़ते हैं इसको पढ़ते हैं हम लोग इंजीनियरिंग स्ट्रेस बोलते हैं, ठीक है। और एक और होता है आपका ट्रू स्ट्रेस, ठीक है, मतलब ट्रू स्ट्रेन और ट्रू स्ट्रेस हम लोग को पढ़ना होता है। उसी तरीके से ट्रू स्ट्रेस और ट्रू एक होता है इंजीनियरिंग स्ट्रेस होता है, और एक आपका होता है ट्रू स्ट्रेस होता है, ठीक है। तो हम लोग जितना भी पढ़ते हैं वो जनरली क्या पढ़ते हैं, इंजीनियरिंग स्ट्रेस पढ़ते हैं। और हम लोग को अगर मान लीजिएगा कि कहीं से पूछ देगा कि आप बताइए कि इंजीनियरिंग स्ट्रेस कर्व कैसा बनता है, या इंजीनियरिंग कर्व कैसा बनता है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व का, देखो यहाँ पे थोड़ा सा ये चीज, ये कर्व जो होता है आपका, ये आपका होता है ट्रू कर्व, ट्रू कर्व, और ये हमारा कौन सा कर्व हो गया, इंजीनियरिंग कर्व, ठीक है। तो बस इतना थोड़ा सा बात जानना था, आगे और भी डिटेल में पढ़ लोगे इसके बारे में, या फिर पढ़े होगे कि ट्रू क्या होता है और इंजीनियरिंग क्या होता है, ठीक है। या फिर और भी बुक में आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो इसके लिए टेंशन मत लीजिए, बस थोड़ा सा जान लीजिए कि अगर ऐसा कहीं पे दिख गया तो समझिएगा वो ट्रू कर्व है, और ये आपका इंजीनियरिंग कर्व होता है माइल्ड स्टील टेंसाइल टेस्टिंग का, ठीक है। अब ये प्लॉट हो गया,
यानी कि देखिए अब होता कैसे कैसे, अब हम एक एक करके इसको एक्सप्लेन करते हैं, किस किस पार्ट को क्या बोलते हैं, किस किस पॉइंट को क्या बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए हम कुछ आपको यहाँ पे राइट डाउन करते जाएंगे, आप साथ में समझते जाइए। जैसे 0 से O, एक पॉइंट को हम लोग बोलते हैं प्रोपोर्शनल लिमिट। देखो पॉइंट वाइज हम लिख रहे हैं, पॉइंट्स हैं और इसके नेम है, मतलब उसको क्या बोलते हैं, कौन सा पॉइंट को क्या बोलते हैं। पॉइंट ए को हम लोग बोलते हैं, ठीक है, O to A, सॉरी पॉइंट नहीं, अप टू पॉइंट तक लिख दो तो यहां से हम बोल सकते हैं O to A क्या होता है आपका, एक स्ट्रेट लाइन होता है, ठीक है। स्ट्रेट लाइन कहने का मतलब प्रोपोर्शनली, इसको हम लोग बोलते हैं प्रोपोर्शनल लिमिट, प्रोपोर्शनल लिमिट, ठीक है, यानी प्रोपोर्शनल लिमिट है। प्रोपोर्शनल लिमिट कहने का मतलब है कि जिस तरीके से स्ट्रेन बढ़ेगा उसी तरीके से स्ट्रेस बढ़ेगा। ऐसा बोल सकते हैं कि स्ट्रेस हम लोग बढ़ाएंगे, स्ट्रेस हमारे हाथ में होता है बढ़ाना, लोड हम लोग जैसे जैसे बढ़ाएंगे तो ऐसा ऐसा क्या होगा, स्ट्रेन भी आपका बढ़ते जाएगा। यानी कि अप टू ए तक आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जिस तरीके से ये बढ़ेगा, ठीक है, जितना वो बढ़ेगा, यहाँ से यहाँ अगर माने यहाँ से यहाँ जितना बढ़ा उतना ही ये भी रेशियो बढ़ेगा। तो इस तरीके से हम लोग बात करते हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब अप टू बी पॉइंट, यानी कि बी पॉइंट को क्या बोलते हैं, तो ये आपका होता है बी पॉइंट तक हम लोग को क्या बोलते हैं, अगर बात करें O to B या फिर यहां से यहां तक, तो ये O to B की बात करो तो ये हो जाता है आपका इलास्टिक लिमिट, इलास्टिक लिमिट, ठीक है, प्रोपोर्शनल लिमिट, और ये आपका हो गया इलास्टिक लिमिट। पॉइंट सी को क्या बोलते हैं, पॉइंट सी को केवल बात करें तो पॉइंट सी को क्या बोलते हैं, ये लिमिट नहीं होता, किसी एक पॉइंट की बात करता है तो इसको बोलते हैं अपर यील्डिंग पॉइंट, अपर यील्ड पॉइंट, ठीक है। डी को क्या बोलते हैं, लोअर यील्ड पॉइंट, लोअर यील्ड पॉइंट। इसी तरीके से ई को क्या बोलते हैं, अल्टीमेट, अल्टीमेट पॉइंट, और एफ को क्या बोलते हैं, फ्रैक्चर पॉइंट, फ्रैक्चर पॉइंट। अब चलिए हम लोग समझते हैं कि इसको प्रोपोर्शनल लिमिट क्यों बोलते हैं और ये इलास्टिक लिमिट क्यों बोले, इसको अपर यील्डिंग बोल दिए, लोअर यील्डिंग बोल दिए, अल्टीमेट पॉइंट बोल दिए, फ्रैक्चर पॉइंट बोल दिया, और ये होता क्या है, ठीक है। बेसिकली आप बुक भी पढ़िएगा तो आपको बहुत सारा चीज दिया हुआ है, बहुत सारा चीज आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। अगर यहाँ पे हम बताते हैं आपको थोड़ा सा शॉर्टकट में आपको समराइज करके कि यहाँ पे होता क्या क्या है। जैसे कि देखिए स्टार्टिंग में क्या हुआ कि ये स्पेसिमेन है, इस पे हम लोग लोड लगाना स्टार्ट किया, ठीक है, लोड लगाना स्टार्ट किया, यानी कि लोड की वैल्यू इधर बढ़ती जा रही है, लोड अपॉन एरिया स्ट्रेस हो जाता है, तो लोड बढ़ाते जाएंगे तो ये आपका स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है, तो ये लोड की वैल्यू बढ़ता जा रहा है, तो साथ में क्या हो रहा है, ये एलोंगेट हो रहा है, हल्का से एलोंगेट, बहुत माइनर होता है, हम लोग को दिखता नहीं है। इसके बाद हम एक टॉपिक जो पढ़ाएंगे आपका एलोंगेशन, ठीक है, एक्सियल एलोंगेशन ऑफ बार, तो आपको पता चल जाएगा वहां पे कि कितना लोड लगाते हैं तो कितना एलोंगेशन होती है, ठीक है, रियल प्रैक्टिकल वाली चीज है। तो अभी केवल बस समझते जाइए कि इस तरीके से हो रहा है कि लोड लगते जा रहा है, ये हल्का सा ये एलोंगेट हो रहा है, हल्का सा एलोंगेट हुआ यहाँ तक, ठीक है, डायरेक्टली जैसे जैसे लोड बढ़ा है यहाँ तक एलोंगेट हो गया। ये हमेशा आपका परसेंटेज में रहती है, ठीक है, ये याद रखना, ये परसेंटेज भाई यहाँ पे लिखा रहता है। तो स्ट्रेस बढ़ा तो स्ट्रेन भी आ गया। अब क्या होगा कि अब यहाँ के बाद एक ऐसा पॉइंट आएगा कि ना ये सडनली हल्का सा ये कर्व बनता है, ठीक है, यहाँ से ए से बी तक की बात करो तो ये हल्का सा कर्व बनता है। यहां तक अगर आप मान लीजिए ए पॉइंट तक बात करें तो ए पॉइंट तक अगर आप लोड को छोड़ देते हैं तो ये फिर से ही अपने पोजीशन में आ जाएगा। अपने पोजीशन में आने का मतलब कि जैसा ये था उसी पोजीशन में आ जाएगा। देखिए इस तरीके से थोड़ा सा समझने का कोशिश कीजिएगा, हम जैसे समझाना चाह रहे हैं। देखिए जैसे कि ये जो कैप है ना, कैप को आप ध्यान से देखिएगा तो ये क्या होता है, खुलने से पहले हल्का से ये खिंचाने का कोशिश करता है, ठीक है। ये देखिए आप ध्यान से यहाँ पे देखिएगा ना, तो ये हल्का से ये बाहर आना चाहेगा, फिर छोड़ देंगे तो फिर से ये अपना रिकैप कर लेता है, ठीक है। लेकिन एक लोड के बाद ये क्या होता है, ये बाहर ही आ जाता है, फिर काहे को ये अंदर जाएगा। मान लीजिए देखो ये लोड लगा दिया बहुत, अब ये क्या अंदर जा रहा है, नहीं जा रहा,
ठीक है। तो यानी कि अब ये फिर से अपना ओरिजिनल शेप में नहीं आएगा। तो यही बात होता है, अप टू एक पॉइंट तक आपका अगर लोड को छोड़ देंगे, ठीक है, तो ये ओरिजिनल शेप में आएगा। अप टू बी पॉइंट तक, अगर बी पॉइंट तक भी पहुंच गए हम, ठीक है, यानी कि इस पॉइंट तक पहुंच गए, कर्व हो गया, कर्व हो गया यानी कि लोड बढ़ाए, ठीक है, जिस रेशियो में लोड बढ़ाए उस रेशियो में आपका स्ट्रेन नहीं बढ़ा, तो क्या होगा, तो यहां पे हम लोग बी पॉइंट क्यों दिए, यहां तक भी अगर आप लोड को रिमूव करते हैं तो फिर से ये अपना ओरिजिनल पोजीशन में आता है। यानी कि बोल सकते हैं कि ये तो प्रोपोर्शनल लिमिट है, जिस तरीके से आपका लोड बढ़ता है उसी तरीके से स्ट्रेन बढ़ता है, यानी कि स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन आपका होता है प्रोपोर्शनल लिमिट तक, ठीक है। इसीलिए बोला जाता है, देखो ये पॉइंट और ये पॉइंट बहुत दूर नहीं होता था, माइनर आप बोल सकते हैं कि दोनों में डिफरेंस होता है, माइनर डिफरेंस, बहुत छोटा डिफरेंस होता है, ठीक है। O टू B यानी कि B पॉइंट को हम लोग बोल दिया इलास्टिक लिमिट, यानी कि इलास्टिक पॉइंट भी बोल सकते हैं। इस पॉइंट तक आपका अगर लोड को आप रिमूव करते हैं, लोड को हटा देते हैं, तो आपका जो भी ऑब्जेक्ट है वो अपना ओरिजिनल शेप गेन कर लेगा। तो चलिए इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद क्या हुआ, अब बॉडी में आने लगा, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि देखो यहां के बाद अगर बात करेंगे, यहां के बाद बात करें तो क्या हो रहा है कि देखो लोड हम हल्का सा ही बढ़ाएं, और यहां पे देख लो, थोड़ा सा समझने का कोशिश करना, ठीक है, थोड़ा सा समझने का कोशिश करना। लोड हम हल्का सा बढ़ाएं, जिस रेशियो में हम लोड बढ़ाएं उससे ज्यादा आपका स्ट्रेन बढ़ गया। इसका क्या मतलब हुआ कि मटेरियल आपका क्या हो गया, देखो यहाँ पे ये डायमीटर इस तरीके से, अब क्या हो रहा है कि अब देखो जब ये डायमीटर कम जाएगा, तुमको थोड़ा सा समझना, डायमीटर कम जाएगा, तो डायमीटर कम जाएगा तो तुमको पता है कि लोड लगाओगे तो पतला वाला डायमीटर रहेगा, तो वो क्या होगा, ज्यादा खिंचाएगा कि नहीं खिंचाएगा। तो इस तरीके से ये क्या हो रहा है कि अब यहाँ पे एल्डिंग आना स्टार्ट होने लगा, तो ये आपका फर्स्ट एल्डिंग यहाँ के बाद आता है, ठीक है। अब इसके बाद जैसे डायमीटर नीचे हुआ, देखो ये इतना ज्यादा नहीं होता जितना हम दिखा दिए, अब क्या करें, तुमको समझाना है ना, तो हम तो दिखा सकते हैं, तो इतना नहीं होता, थोड़ा सा मतलब हल्का सा चेंज होता है, उसके डायमीटर में हल्का सा चेंज होता है, तभी ये पॉइंट आ जाती है। अब इसके बाद क्या होता है, जैसे ही ये कम छोटा सा डायमीटर बना, अब लोड और लगाए, अब ना भी लोड लगाओगे, इतना भी लोड कांस्टेंट करके छोड़ दोगे ना, इससे कम भी लोड लगाओगे ना, इससे कम भी लोड, कहने का मतलब क्या हुआ, इसका क्या मतलब हुआ, इससे कम मतलब क्या हुआ कि अब लोड यहां नहीं है, अभी लोड इतना भी रखोगे ना, लोड को कमा भी दोगे ना, तैयो ये क्या हुआ, तो भी आपका क्या होगा, ये यहां से यहां स्ट्रेन बढ़ेगा, यानी कि लोड बढ़ा रहे हैं तो भी आपका स्ट्रेन बढ़ रहा है, मतलब लोड को कांस्टेंट मतलब घटा रहा है, सोच रहा है धीरे धीरे घटा, जिस तरीके से लोड बढ़ाना स्टार्ट किया उसी तरीके से लोड घट रहा है, उसमें घट भी रहा है, तो भी आपका यहाँ पे ऑब्जेक्ट फैलता जा रहा है। क्यों फैलता जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे आपका हो गया है एल्डिंग। एल्डिंग कहने का मतलब होता है कि मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, आप जो भी मटेरियल्स के अंदर में मॉलिक्यूल्स होते हैं, थोड़ा सा समझना, ठीक है, ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो अपना शेप चेंज करने लगते हैं। शेप चेंज करने का मतलब देखो स्टार्टिंग में तो ये टूटना नहीं चाहते हैं, ये मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये बोलते हैं भैया नहीं टूटेंगे, लेकिन ये फिर क्या करते हैं, अब देखते हैं ये मजबूर हो गए कैसे, कि भैया देख रहा है कि यहाँ पे लोड लग ही रहा, तो अब ये मॉलिक्यूल्स इस तरीके से, अभी गोल गोल था, अब ये मॉलिक्यूल बोलेगा ठीक है, थोड़ा सा फैल जाते हैं, फैल कर ये हो गया इस तरीके से। आपका मटेरियल इस तरीके से, यानी कि मॉलिक्यूल्स आपका इस तरीके से होने लगा, तो देखो मॉलिक्यूल्स अब ये फैलने लगा, तो ये क्या हो गया कि इस तरीके से कि यहाँ पे आपका स्ट्रेन ज्यादा होने लगी, ठीक है, यानी कि स्ट्रेन होना स्टार्ट हो गया। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर मान लिया जाए इस पॉइंट पे अगर तुम लोड को हटा देते हो, तो ये क्या होगा, मॉलिक्यूल्स, तो ऐसा नहीं हो कि मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई भैया ताकत खुद का है, तो वो खुद ही ताकत से फिर से अपना गोल हो जाएगा, वो जैसा फिर रहेगा वैसा ही रहेगा, ठीक है, वो एलोंगेट होकर छूट जाएगा। होता है ना, जैसे मान लीजिए यार तुम किसी भी मटेरियल को, मान लीजिए लोहे को, गर्म लोहे को दोनों साइड से खींच कर छोड़ दो, तो एक लिमिट तक वो अगर छोड़ दोगे तो वो ओरिजिनल शेप में आ जाएगा। अगर उस लिमिट को पार कर दोगे, उसको लंबा करके छोड़ दिया, ठंडा हो गया, तो वो ऐसा ही रह जाता ना। तो यहाँ पे भी यही बात है। फिर देखो ये मटेरियल, अब इसके बाद क्या होगा, अब एकदम लास्ट पोजीशन पे रहेगा, मान लीजिए एकदम छोटा पोजीशन पे आ गया। अब क्या होगा कि ये मटेरियल, थोड़ा सा यहाँ पे समझना, ये मटेरियल क्या होगा कि अब ये दम इस तरीके से हो गया, अब तो बोलेगा भैया तो टूटना है, ठीक है, लेकिन टूटने से पहले अब हम पूरा अपना जितना ताकत है, जैसे आदमी होता है ना कि जब भी उसको लगे कि अब हमको मर जाना, मतलब होता है ना कि आपके पीछे मान लीजिए कि कोई कुत्ता पड़ गया,
तो आपको लगता है अभी तो ये काट ही लेगा, तो आप अपना पूरा फुल ताकत से आप दौड़ते हैं कि भैया दौड़ ही जाओ, नहीं तो ये काट लेगा। तो बात वही बात है, ठीक है, सॉरी बोल दिए मरने के लिए, ठीक है। तो ये बात था कि यहाँ पे जैसे ही ये मटेरियल अब क्या है, मतलब मटेरियल टूट रहा, बॉन्ड टूटने वाला, यानी कि मरने के कंडीशन में मटेरियल है। तो मरने के कंडीशन से पहले ये क्या करेगा, अपना पूरा ताकत झोंक देगा। तो ताकत झोंक देगा यानी कि यहाँ क्या करेगा, ये बॉन्ड तोड़ने नहीं देगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, लोड लगाएंगे, हमको तो तोड़ना है, तो लोड बढ़ाते चले जाएंगे, बढ़ाते बढ़ाते ये एक ऐसा अल्टीमेट पॉइंट आएगा कि ये बच्चा आप दम बोलेगा कि भैया आप दम, ताकत खत्म हो गया, अब नहीं, मतलब मटेरियल बोलेगा कि अब हम यहाँ से नहीं अब सह सकते हैं। फिर इसके बाद ये क्या होगा कि लोड हम लोग वहां पे रखेंगे तो अपने आप वो फिर फैलता जाएगा, फिर फैलता जाएगा, ये फैल रहा है, ठीक है। देखो यहाँ के बाद फिर लोड तुम छोड़ दोगे तो ये फैलता जाएगा। तो जिस पॉइंट पे सबसे मैक्सिमम लोड तक हम इसको दे सकते हैं और वो बिना ज्यादा एलोंगेशन का अगर वो सह लेता, उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं अल्टीमेट पॉइंट, ठीक है। लोअर पॉइंट देखो, ये तो अपर यील्डिंग पॉइंट, यील्डिंग का मतलब होता है कि जहां से वो अपना मॉलिक्यूल्स अपना शेप चेंज करता है, ठीक है। तो यहां से देखो सबसे पहले मॉलिक्यूल्स अपना शेप चेंज करना स्टार्ट किया था, फिर एक लोअर पॉइंट पे आया, फिर मॉलिक्यूल्स इस तरीके से हो गया, फिर मॉलिक्यूल्स फैलने लगे, ठीक है। तो इस तरीके से चेंजेस जो आने लगती है, फिर लास्ट पोजीशन जहां पे मॉलिक्यूल्स एकदम तोड़ देते हैं, सारे बॉन्डेड टूटने वाले हैं, तो उस पॉइंट को बोलते हैं आपका अल्टीमेट। अल्टीमेट कहने का मतलब नहीं होता जैसे हम लोग बोलते हैं अल्टीमेटम है तुम्हारा यहाँ तक, ठीक है, इससे ऊपर मत जाना, नहीं तो तुम्हारा नुकसान होने वाला है। तो वही अल्टीमेट हो गया, यानी कि इस पॉइंट तक ये मैक्सिमम लोड हो सकती है, ठीक है। यहाँ पे अगर आपसे कोई भी पूछ देगा कि भैया मैक्सिमम बियरिंग कैपेसिटी, तो यही हो गया अल्टीमेट पॉइंट या अल्टीमेट स्ट्रेंथ किसी भी मटेरियल का होता है जिसपे वो टूट जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद हल्का सा भी लोड नहीं भी लगाओगे, अरे इतने कांस्टेंट पे भी लगाओगे या फिर कम भी करोगे तो ये क्या होगा, अब तो मटेरियल देखो यहां तक बोलते हैं इस मटेरियल को इलास्टिक रीजन, इलास्टिक रीजन, और इधर बोलते हैं प्लास्टिक रीजन, ठीक है। यहां तक तो लोड को कभी भी रिमूव करोगे तो ये ओरिजिनल शेप में आएगा, यहां के बाद लोड को रिमूव करोगे तो वो ओरिजिनल शेप में नहीं आएगा, वो जैसा का था वैसा ही रहेगा, या उससे कम भी लोड लगाओगे तो वो फिर आगे बढ़ता जाएगा, स्ट्रेन होना ही है। लास्ट में ये जाकर एक पॉइंट पे क्या होगा, टूट कर ये इस पॉइंट में आ जाएगा, ऐसा कप एंड कोन बन गया, ठीक है। यहाँ पे बहुत ह्यूज अमाउंट में आपका आवाज क्रिएट होती है, ठीक है। यूट्यूब पे बहुत सारे आपको वीडियो दिए हुए हैं आपका यूटीएम मशीन का, आप वहां पे जाकर सर्च करके देख सकते हैं, ठीक है। यूटीएम मशीन में कैसे टेंसाइल टेस्टिंग करते हैं माइल्ड स्टील का, ठीक है। तो आप वहां पे वीडियो देख सकते हैं, हम आपको सजेस्ट करते हैं कि आप वहां देख लीजिएगा, सारा चीज समझ में आ जाएगा, ठीक है। जो भी हम बोले हैं वो चीज आपको वहां पे जाकर आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से हमारा बनता है स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व, ठीक है, माइल्ड स्ट्रेन। अब ये तो माइल्ड स्ट्रेन है, ये माइल्ड स्ट्रेन है, लेकिन हमारे सिलेबस में क्या बोला गया था कि आपका स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व पढ़ना है किसका, डक्टाइल मटेरियल का, ठीक है। तो देखो डक्टाइल मटेरियल, माइल्ड स्ट्रेन ही आपका क्या होता है, डक्टाइल मटेरियल होता है, डक्टाइल मटेरियल, ठीक है। तो जनरली ये बोल सकते हैं कि ये आपका किसका स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है, डक्टाइल मटेरियल का, ठीक है। तो ये जितना भी आपका डक्टाइल मटेरियल रहेगा करीब करीब सारे का ऐसा ही आपका सिमिलर, कुछ का कहीं पे यही पॉइंट आएगा आपका, ए पॉइंट यही आएगा, बी पॉइंट यहाँ आएगा, ठीक है। करीब करीब आपका ये भी करीब करीब सबका यही होता है, और किसी का नीचे चला जाएगा, किसी का और कमी लोड पे, मतलब कि वो फिर मतलब जैसे एल्युमिनियम हो गया, बहुत सारे डक्टाइल मटेरियल है, स्टील हो गया आपका, एल्युमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, तो ये सब अलग अलग है, तो सारे का अलग अलग के आपका डायग्राम। बस सिंपल हम लोग को ये पढ़ना है आपको कि डक्टाइल मटेरियल कैसा, आप इसके बाद आप इसमें भी पढ़िएगा जो आपका इंजीनियरिंग इंजीनियरिंग मटेरियल जो आपको पढ़ना है इस सेमेस्टर में, उसमें भी आप इसके बारे में पढ़िएगा, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, ठीक है। तो जो बेसिकली हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से था, यानी कि आपका डिजाइन पॉइंट ऑफ व्यू से था, वो हमने आपको यहाँ पे डिलीवर कर दिया, ठीक है। ये तो हो गया डक्टाइल मटेरियल का स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम। फिर एक और आता है आपका ब्रिटल मटेरियल का स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम कैसा होता है, ठीक है। तो देखिए कुछ ऑब्जेक्टिव आपको मैच करने के लिए या फिर मैच वाले आते हैं ऑब्जेक्टिव, उस तरीके से ऑब्जेक्टिव में भी दे देता है ये क्वेश्चन, या तो फिर आपको डायरेक्ट चूज करने के लिए 2 नंबर में दे देता है कि आप बताइए। और ये आपका कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, आप कहीं भी
देख लीजिए स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम पे भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किस पॉइंट को क्या बोलते हैं, किस पॉइंट को क्या बोलते हैं, और कौन सी आपकी माइल्ड टेंसाइल टेस्टिंग के लिए है, कौन सी आपकी ब्रिटल मटेरियल के लिए है स्ट्रेस स्ट्रेन का, और कौन सा मतलब कि एक्स एक्सिस पे स्ट्रेस होता है या स्ट्रेन होता है। इस तरीके से कुछ भी ऑब्जेक्टिव बना के आपसे पूछ सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा एक एक चीज इंपॉर्टेंट है इसमें कि ये आपका स्ट्रेस इसी एक्सिस पे होता है, स्ट्रेन इसी एक्सिस पे होता है, और ये किस मटेरियल के लिए, कौन सी पॉइंट कैसे होती है, सारा चीज इंपॉर्टेंट होता है। तो आप ध्यान से देखिएगा, 1 से 2 बार वीडियो को देखिएगा जब तक आपको समझ ना आए। हाँ, तो देखिए अब हम लोग देखते हैं, अभी हमने देखा डक्टाइल मटेरियल के लिए स्ट्रेस स्ट्रेन का, अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे ब्रिटल मटेरियल के लिए स्ट्रेस स्ट्रेन का। देखिए ब्रिटल मटेरियल का स्ट्रेस स्ट्रेन का कुछ इस तरीके से होता है। ब्रिटल मटेरियल के एग्जांपल में आपका कौन कौन सा मटेरियल आता है, आपका कास्ट आयरन आता है, ठीक है, और भी मटेरियल साइंस में आप पढ़ लीजिएगा, कास्ट आयरन हो गया, ठीक है। इसके अलावा ब्रिटल मटेरियल में आपका चौक आ जाता है, ठीक है, जो भी हम लोग चौक से लिखते हैं ना वो भी आपका आ जाता है, चौक आ जाता है। इसके अलावा बहुत सारे मटेरियल होते हैं जो ब्रिटल मटेरियल होते हैं, ठीक है। तो मटेरियल साइंस वाले सर आपको सारे चीज बता देंगे कि कौन कौन से मटेरियल आपका ब्रिटल मटेरियल होता है, कौन कौन सा मटेरियल आपका डक्टाइल। हम लोग जनरली यहाँ पे जो भी पढ़ते हैं बेसिकली डक्टाइल मटेरियल पढ़ते हैं, तो हमको डक्टाइल मटेरियल ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। चलिए, तो ये आपका स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व होता है। स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व, इसमें क्या होता है, केवल A to O और O के बाद सीधा सॉरी O to A और A के बाद सीधा यहाँ पे फ्रैक्चर पॉइंट होता है। ये कौन सा पॉइंट है, फ्रैक्चर, यानी कि फेल हो जाएगा। यहाँ खींचते रहोगे एक बार में ये सीधा फेल हो जाता है। इसमें जो डायग्राम आपका बनता है वो कुछ इस तरीके से बनता है, जैसे कि अगर ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, सिंपल सा हम ऑब्जेक्ट का केवल डायग्राम बना रहे हैं, अब उतना डायग्राम हम बना रहे हैं, ठीक है, समझ जाना।
चलो लो बना ही देते हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके का डायग्राम रहता है। तो इसमें जो फेलियर होता है, जैसे इससे पहले भी हम जब डक्टाइल पढ़ा रहे थे, ठीक है, तो डक्टाइल मटेरियल में क्या बोले थे कि कप एंड कोन शेप का होता है, यानी कि उसमें जो फेलियर होता है वो कप एंड कोन शेप में बनता है। और यहाँ पे जो है ये जो फेलियर होता है वो इस तरीके से बनता है। ये इस तरीके से जाकर टूटता है, ठीक है, इस तरीके से, जिसको हम लोग बोलते हैं ग्रेजुअली। ठीक है, मतलब कि ये आपका एक आपका पैटर्न में आप चौक को तोड़कर खींच के देखिएगा, चौक को तोड़िएगा तो सीधा सीधी आपको एक डॉटेड डॉट बीच में आपका परत बनकर आएगा। ठीक है, तो इस तरीके का होता है। चलिए, तो ये आपका क्या है, डक्टाइल सॉरी ब्रिटल मटेरियल का आपका स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन है। ठीक है, समझ में आ गया। यहाँ तक ये प्रोपोर्शनल लिमिट है, और टू ए आपका प्रोपोर्शनल, और जैसे ही प्रोपोर्शनल लिमिट हल्का सा स्ट्रेन होते हैं ये टूट जाता है। ठीक है, इसमें कोई भी आपका एलोंगेशन इस तरीके से नहीं, प्लास्टिक रीजन नहीं आता है। इसमें क्वेश्चन और भी पूछा जाता है कि इसमें प्लास्टिक रीजन आता है कि नहीं आता, तो इसमें कोई प्लास्टिक रीजन नहीं आता है। ठीक है, इसके बाद आपका आ गया रिजिड या आइडियल प्लास्टिक मटेरियल। उसका स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम कैसा होता है, तो उसका जनरली इस तरीके से होता है। बस हम लोगों को केवल ध्यान में रखना है ये चीज को कि कौन सा कैसा होता है, स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से भी रखिएगा तो अच्छे से मतलब याद रखिएगा। ठीक है, कि अगर रिजिड या आइडियल की बात करते हैं तो ये इसका डायग्राम कुछ इस तरीके से बनता है। ठीक है, आपका किसी एक कांस्टेंट यहां तक मान लीजिए लोड लगाओगे कोई चेंजेस नहीं आएगा, और सडनली लोड के बाद वो कितना मतलब वो फैलता जाता है। ठीक है, मतलब कि वो लोड के मतलब कुछ लोड के बाद नहीं, और वो डायरेक्टली आपका प्लास्टिक रीजन है। प्लास्टिक रीजन इसीलिए तो नाम इसका प्लास्टिक मटेरियल। ठीक है, तो वो फैलेगा फिर उसके बाद, और कभी भी वो गेन नहीं करेगा। इसके बाद हम लोग को पढ़ना है इलास्टोप्लास्टिक था। इलास्टोप्लास्टिक का कुछ डायग्राम इस तरीके से होता है। इलास्टो और फिर ये प्लास्टिक रीजन, ये कुछ इस तरीके से इलास्टोप्लास्टिक होता है। ये आपका O हो गया, ये A हो गया, और ये B हो गया। यहाँ पे जाकर ये फैलेगा मतलब टूटेगा। तो ये हो गया आपका स्ट्रेस, और ये हो गया स्ट्रेन। सॉरी, ठीक है, तो ये डायग्राम आपका किसका हो गया, इलास्टोप्लास्टिक का। थोड़ा आप हर एक चीज को अच्छे से समझ जाइएगा, फिर बुक से आपका जो भी बुक आप रेफरेंस ले रहे हैं उस बुक से आप अच्छे से इसके बारे में देख भी लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद आपका आता है एक और बोल सकते हैं, चलिए रहने दीजिए, इतना ही सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट है। ठीक है, बहुत सारे और भी मटेरियल है, बहुत सारे स्ट्रेस स्ट्रेन कर पढ़ना, तो लेकिन आपके सिलेबस से बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो हम अभी भी ऐसे भी आपका सिलेबस हम दो ज्यादा पढ़ा चुके हैं। तो ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे आपको नए टॉपिक के साथ, जो कि आपका है कॉन्सेप्ट ऑफ बकलिंग। बकलिंग कॉलम के बारे में पढ़ना है, तो बहुत अच्छे से उसको अब हम एक्सप्लेन करेंगे। अभी तक ये जो चैप्टर मतलब ये जो टॉपिक एक्सप्लेन किए हैं आप लोग को अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।